ये आईएएस बनने के लिए क्या इंग्लिश की जरूरत पड़ती है? अपने जीवन में सिविल सर्विसेज का निर्णय कब और क्यों लिया? इंडिकेट फिलॉसफी है, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। तो जब आपको पहली बार पता चला कि मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर लिया, उस वक्त आपको कितनी खुशी और सबसे पहले क्या दिमाग में आया होगा? मुझे ये सबसे गरीब लोगों का एग्जाम तो सिविल सर्विसेज है। डिसिप्लिन और कल्चर फॉलो करना अच्छा है। अपने लक्ष्य के प्रति सीधा रास्ता जाना है। सीधा रास्ता आजकल दिखाना चाहते हैं, उसके बच्चे फॉलो भी तो नहीं कर रहे हैं। टिकटॉक बना के और आपका रील बना के कोई अगर 10 लाख रुपया महीना कमाने लगे। टुडे ब्रॉडकास्ट विथ अरुण सर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर फ्रॉम बिहार। नमस्कार और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। तब किस क्षेत्र में जाके मेहनत किया और कैसे किए ताकि आपने आईएएस की डिग्री प्राप्त की, क्योंकि एक किसान फैमिली से होते हुए भी ये प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए, मैंने जब आईएएस की परीक्षा की सिविल सर्विसेज परीक्षा किया, मैं 1994 बैच का हूँ और मैं एक छोटे से गांव से पढ़ाई किया था। जी जी जी। जो जानकी नगर या सीमाहिनी के नाम से है, सोनबरसा ब्लॉक में। तो वहाँ पर से मैंने मैट्रिक पास किया और उस समय स्कूल की स्थिति थोड़ा बेहतर थी आज के कंपेरिजन में। लेकिन हाँ, वहाँ से नहीं, इसके बाद रांची में मेरा एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो रांची में जाने के बाद मेरी जो शख्सियत है, मेरा जो व्यक्तित्व है, या मेरा जो सोचने का ढंग है, या मेरा जो समाज के प्रति दृष्टिकोण या पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी बदला और वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। और रांची में क्या था, बड़ा अंग्रेजीदा माहौल था। जी जी, उधर बिल्कुल एक विशुद्ध गांव की भाषा में अगर इतिहास पढ़ाया जाता तो मेरे स्कूल में पढ़ाया जाता था। अच्छा अच्छा। तो एक शुद्ध हिंदी भी नहीं, शुद्ध हिंदी माहौल से निकले। शुद्ध हिंदी माहौल भी नहीं, गांव की भाषा का, गांव की भाषा, हाँ, ग्रामीण परिवेश से निकला था। रांची में एक जो बहुत बड़ा चेंज था, जो कि अंग्रेजी के माहौल में अपने को ढालना, ये चैलेंज था। और किसी ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट हो गया और मैं अंग्रेजी में थोड़ा महारत कर लिया। और आप भी अंग्रेजी का बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड चला रहे हैं। तो मैंने पाया जब अंग्रेजी भाषा पर मेरा आधिपत्य होता चला गया, व्हेन आई गॉट माय ओन डोमिनेंस ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, रादर आई कुड बी वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो उसके बाद मुझे रास्ता आसान लगने लगा। अच्छा, आपको सर ये कब पता चला कि आईएएस बनने के लिए क्या इंग्लिश की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। आईएएस बनने वाले हिंदी मीडियम से भी बनते हैं। मैं अपनी जर्नी की बात कर रहा हूँ कि मुझे एक लगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने था कि एक भाषा की दीवार जो मेरे सामने रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में पैदा हो गया था, उस दीवार को जब मैं ओवरकम करके और यूनिवर्सिटी के डिबेटिंग में मैं टॉप कर गया, डिबेट कंपटीशन में, और भी इंग्लिश मीडियम में, और मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा डिबेटर माना गया। स्किल के लिए जरूरी है, वो स्किल मैं एक्वायर कर लिया। तो मुझे लगा कि आई कैन डू ऑल्सो इन द सिविल सर्विसेज। लोग हिंदी मीडियम से भी निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। का जो सवाल था यही था कि ग्रामीण परिवेश से निकलने के बाद आपके सामने बहुत चैलेंजेस, आप किसी न किसी चैलेंज को जब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो तो फिर आपके सामने जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज एकेडमिकली लोग मानते हैं कि सिविल सर्विसेज है, फिर उस चैलेंज से भी लड़ने का मादा जो है वो आप में आ जाता है। और वो जब मादा आ जाता है, जब एक बार आ जाता है, तो आदमी फिर रास्ता ढूंढ ही लेता है। अच्छा सर, आपने अपने जीवन में सिविल सर्विसेज का निर्णय कब और क्यों लिया? देखिए, मैं रांची में इंटर में था तो काफ़ी मेरे ऊपर दबाव रहता था कि आप मेडिको क्यों नहीं, नीट का एग्जाम, नीट उस समय पीएमटी होता था मेडिकल लाइन में। हाँ, तो मैंने दबाव के कारण दिया, लेकिन मेरे मन में कहीं से था कि मैं जल्दी से चाहता था कि एक रिजल्ट देना। तो मैंने देखा कि एक मेडिकल के बाद 8 साल के बाद एक आदमी अपने पैरों पे खड़ा होता है। मैं ये पाया कि इंटर के बाद 3 साल ग्रेजुएशन और मैक्सिमम 1-1.5 साल तैयारी, ऐसा करके लोग निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं 4 साल का रास्ता, वो भी एक ज़्यादा प्रेस्टिजियस रास्ता लिया जाए। इट वाज नॉट लाइक दैट कि आई वाज वेरी कमिटेड फॉर द सोसाइटी और मैं बहुत वो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सेल्फ अपना इंटरेस्ट था। एंड इंडिकेट फिलॉसफी है, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है।
मैं देखा मेरे पिताजी 8 साल मेडिकल का खर्च वहन करें और 4 साल में मैं यूपीएससी निकाल लूँ। आई थिंक यूपीएससी इज बेटर पर्सपेक्टिव, व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। तो मैं यूपीएससी क्यों नहीं? ओके ओके सर। सर एक बात, जब आपको पहली बार पता चला कि मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर लिया, उस वक्त आपको कितनी खुशी और सबसे पहले क्या दिमाग में आया होगा? मुझे लगता था कि निकलने वाला है, मुझे नहीं निकलता तो लगता कि क्यों नहीं निकला। नहीं नहीं, वो खुशी कितनी, बस उसको कैसे आपने? ऐसा नहीं था, कोई खुशी या कोई गम की बात नहीं थी। मैंने मेहनत किया था, मुझे पता था कि अगर यूपीएससी नहीं करेंगे तो कुछ इससे ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे। तो ज़िंदगी में इतना समझ लिया था, जब मैं चैलेंज आफ्टर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है, आईएएस ना सही, उससे बड़ा मुकाम सही। और मैंने पाया कि हाँ, आईएएस का एग्ज़ाम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हर बच्चों को कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एक बार जरूर सिविल सर्विसेज की तैयारी करो और पूरे शिद्दत से करो, पूरे मनोयोग से करो, पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ करो। और एक बार जब आप पीटी का एग्ज़ाम निकाल लोगे और मेंस का एग्ज़ाम लिख के आओगे तो आप वो व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो व्यक्ति पहले थे। बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, आपका सोचने का पर्सपेक्टिव, आपका बात करने का पर्सपेक्टिव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल बदल जाएगा। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नीचे वर्ग से आता हूँ और मेरे आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो क्या इस स्थिति में रहकर सिविल सर्विस करना अच्छी बात है? देखिए, सबसे गरीब लोगों का एग्जाम तो सिविल सर्विसेज है। वो आप इसके लिए फॉर्म भरने का फीस जो है 150-200 रुपया है। और तैयारी करने की जो किताबें हैं, मैं आजकल अपने बच्चों को बताता हूँ। मैं गंगा घाट पे काफी दिनों तक पढ़ाया। ये बात पता है, आप गंगा घाट पे मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है तो सरकारी नौकरी ले लेना, और इससे आसान काम और कुछ नहीं है। रीजन ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन में आप समझ लीजिए, यूपीएससी में अगर आप एक शिद्दत से तैयारी करते हैं तो तैयारी का टेक्स्ट बुक तो आपका 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां की किताबें ही। अब आपको मैं पूरे क्वेश्चन निकाल दूंगा, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो किताबें आपके 10th क्लास के सिविल बेसिक नॉलेज से डिफिकल्ट क्वेश्चन। 11-12 तो काफ़ी हो जाता है और 7-8 किताबें पढ़नी। 8 क्लास से ही माइंड सेट करना चाहिए आईएएस की तरफ, ताकि वो गहरा अध्ययन कर सके इस चीज़ को। देखिए, सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपका सोचने का डोमेन बहुत बदलता है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। मान लिया आप हिंदी पढ़ते तो हिंदी अच्छी हो जाती है, आप इंग्लिश पढ़ते इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश अच्छी हो जाती है, फिजिक्स तो फिजिक्स में जाते हैं। लेकिन सोशल स्टडीज में आपके पास क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। आप पॉलिटिकल क्वेश्चन सोचने लगते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर सोचने लगते हैं, तो पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। जिस आदमी का सोशल स्टडीज अच्छा कर लिया पूरे मनोयोग से, उसके लिए 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां में अगर इसके ढंग से पढ़ाई हो जाए, तो अगर आपने सोशल स्टडीज मान लिया कि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है और अच्छे ढंग से टीचर ने पढ़ा दिया है, तो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान है। तो आप समझिए कि 10वां क्लास पढ़ते पढ़ते आपको आईएएस का क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तब तो आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। सर प्रशासन में काम में रहते हुए आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, तो किस चुनौतियों में आपने किसान के लिए कुछ ऐसा और विद्यार्थी के लिए कुछ ऐसा सोचा क्या? क्योंकि हम लोग भी सारे किसान फैमिली से हैं, आप भी सर कहीं ना कहीं किसान फैमिली से, तो हमारा रीढ़ किसान ही रहे हैं। मेरे दादा भी, आप सबके दादा लगभग किसान रहे, तो वो आपने इस क्षेत्र में कुछ? देखिए, बाकी जगह तो स्पेसिफिक जॉब होता है। जब मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, तो मेरे पास संयोग से या मेरा एटीट्यूड देखते हुए मेरे जो बॉस थे, उन्होंने लगभग जितने सोशल सेक्टर के डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह के जितने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी, इस तरह के जितने डिपार्टमेंट तो मेरे पास आ गए थे। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस के तहत मैंने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मैंने बताया था, जिससे कि एक माहौल तो बना था। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी मैंने काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ
एज एन ऑफिसर आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको क्योंकि एक सिस्टम में रह के काम आपको होगा। नियत नीति और नियत नियमों के अंतर्गत काम करना हाँ, होगा। नियत नियम सिस्टम आप के बस उसी के अंदर जस्टिफाई करें तो करें। कोई आप जॉब में रहते हुए महात्मा गांधी नहीं बन नहीं, नहीं बन सकता। और जॉब में रहते हुए आपके पास लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यही सोच मैंने देखा है कि हाँ, लेकिन जॉब में रहते हुए क्योंकि मुझे मौका मिला तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत सारे काम मैंने किए हैं जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। जैसे कोऑपरेटिव में भी मेरे द्वारा बहुत सारे विजिलेंस इंक्वायरी हुए, जिसमें बहुत भ्रष्ट अधिकारी दंडित हुए। तो जब भ्रष्ट अधिकारी दंडित हुए तो डिपार्टमेंट ने खुद सिस्टम थोड़ा बदला। एम्स में दवा का बहुत कालाबाजारी था, वहाँ मैंने जब इंक्वायरी किया जी, इस तो पे वहाँ एक जनरल इंक्वायरी, जनरल मेडिसिन का दुकानें खुलने लगी। ये सर, सब काम हुआ है। आप एक बिहार के छोटे से गांव से रहते हुए इतने बड़ी उपलब्धि पाई। आजकल के बच्चे जो गांव में हैं वो प्रॉपर ढंग से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और दिन पर दिन बिहार में क्राइम या कहिए तो उपद्रव बढ़ता जा रहा है। इस पे कौन ज़्यादातर दोषी मानेंगे हम, शिक्षा को, प्रशासन को या राजनीतिक मुद्दे को? मैं एक बहुत बेसिक बात कहता हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन से हैं। हाँ। आपने मैट्रिक कब पास किया? मैं 2000 ईस्वी में सर पास किया। आपने मैट्रिक की परीक्षा में कितने पेपर का एग्जाम दिया था? मैंने 8 पेपर का लगभग एग्जाम दिया था। यानी फिजिक्स कितने पेपर कितने? 8 पेपर का। पेपर हिंदी 1 हिंदी 2 था आपके टाइम में? नहीं, हिंदी था, इंग्लिश था, साइंस कर करके मैं आपको बता रहा हूँ 96 तक शायद ऐसा था, जब मैं पढ़ा था तब ऐसा ही था। हिंदी 1 हिंदी 2, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग, मैथ 1 मैथ 2, इकोनॉमिक्स 1 इकोनॉमिक्स 2। हमारे कुछ व्यूअर होंगे वो उसी समय के पढ़े होंगे जब 14 पेपर की परीक्षा देते थे और 9th और 10th दोनों का मिला के बोर्ड एग्जाम होता अच्छा। तो नहीं, हम लोगों के समय भी 9 10 था। 9 10 दोनों मिला के दोनों मिला के हम लोगों के समय। तो आप में जो आपने जो पढ़ा है एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, और आपको गेस्ट वर्क्स नहीं मिलता था, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15, शॉर्ट आंसर टाइप काफी सारे, लॉन्ग आंसर टाइप 4, और फिजिक्स 50 नंबर था सर, 100 नंबर का नहीं था, और वो सब प्रैक्टिकल वगैरह करना होता। तो वो जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो थोड़ा हमें भी बेहतर, आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना ज्यादा आसान था सर जी। आज जो है, आज कहा जा रहा है इट इज नॉट, they are not want to make you properly educated, they want only to make you literate, बस इतना ही का है। Only get the certificate license। 5 सब्जेक्ट, एक किताब बस हिंदी, एक इंग्लिश, थोड़ा बहुत, बस तो 5 सब्जेक्ट के अंदर। और सर यहाँ तक ये भी बात आती है 11th तो बच्चा करता ही नहीं है, पता है 11th नहीं करता है यहाँ बच्चा, डायरेक्ट 12th में आता है, क्रैश कोर्स करवाइए और मेरा कुछ हो जाए बस। तो तब ना अच्छा होगा जब 9 10th अच्छा नहीं है बेस। अगर आपका जो गांव का आंगनवाड़ी अच्छा नहीं होगा तो प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, प्राइमरी एजुकेशन नहीं अच्छा होगा तो सेकेंडरी एजुकेशन नहीं अच्छा होगा, तो आप तो उसके बाद तो गाड़ी छूट चुकी होती है। तो अब आप सर अगर 2 शब्दों में बच्चे को कोई उपदेश दिया जाए कि शिक्षा को कैसे लेके वो सक्सेस हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र चुने अपना, 2 शब्दों में सर, जो बहुत ही इम्पैक्ट डाले बच्चों को। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कल एक बच्ची हिंदी उर्दू ट्रांसलेटर में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके पिताजी मौलाना है, बड़े कम इनकम है उनके पास। तो मैं उनके घर पे गया तो 3 लड़कियां और 1 लड़के थे, और मैं चारों का जब अध्ययन किया तो मैं बोला कि ये बहुत बड़ी पूंजी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, इनकम है नहीं, मौलाना है, लेकिन बोला क्यों, कैसे किया? तो इसका कारण था कि गांव से वो बाहर में रह रहे हैं, वो गांव नहीं है, उनके घर के चारों बगल खेत है, एक बाउंड्री है, 4 बच्चे हैं, सीमित संसाधन है, लेकिन उनका जो है कंसिस्टेंसी एंड कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी एंड कैरेक्टर, वो मैंने पाया। तो यही 2 वर्ड है, आपका कैरेक्टर कैसा है और आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर 2 आप में है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज कैरेक्टर का ही कमी बहुत जगह है। जब कैरेक्टर खराब होगा तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, ऑनेस्टी नहीं आएगा, ऑनेस्ट अप्रोच नहीं आएगा, डिसिप्लिन और कल्चर फॉलो करना अच्छा है।
देखिए बाकी सब चीजें आ ही जाएंगी, कैरेक्टर के अंदर में सभी जाती सब आ जाती है लगभग। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि योर परसिस्टेंट इंडेवर टुवर्ड्स द गोल, अपने लक्ष्य के प्रति सीधा रास्ता जाना। एक उर्दू में एक बड़ा अच्छा है कि सिरातुल फातिमा में एक लाइन है, इसी दिन सिरातुल मुस्तकीम, यही है ना, सिरातुल मुस्तकीम, तो सीधा रास्ता है। सीधा आप टेढ़ा रास्ता जा रहे हो तो आप नहीं पहुंचोगे वहां लेकिन जो तक। सीधा रास्ता आजकल दिखाना चाहते हैं उसके बच्चे फॉलो भी तो नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड से भरे हुए हैं ना। एटीट्यूड उनमें है जिनमें शिक्षा नहीं है। दिक्कत बच्चों में भी है, समाज में भी है। अब टिकटॉक बना के और आपका रील बना के कोई अगर 10 लाख रुपया महीना कमाने लगे, वो भी गंदे रील बना के, तो आदर्श हाँ तो उधर सर, शिफ्ट हो जाएगा ना। तो थोड़ा उधर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है बच्चे। आदर्श तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ये सर आपका ये सोसाइटी उधर जा रही है, तो बच्चों को लगता है कोई ज्यादा अच्छा है सर TikTok रिपीट। बनाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा रहा आपसे बात। सर एक रिपीट फायर में थोड़ी दो क्वेश्चन जल्दी में। बचपन का सपना सर? बचपन में बस सपना क्या, मैन इज हेडोनिस्ट, आदमी तो खाली बस खुशी चाहता है, बस जिसमें खुशी मिल जाए वही सपना रहता था। वही सपना। देखिए एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, एक फिलॉसफी है कि आप कुछ नहीं सोचते हो, जी जी, आप पेंट करने जाते हो, धीरे धीरे पेंट बन जाता है। पेंटर बन पहला दिन नहीं जानते हो कि आप ये पेंटिंग करने जा रहे हो, वहां तो पेंटिंग करता था, लाइक में पिकासो तक पहुंच जाते हैं सर। तो आप सपना कुछ नहीं, आपको मजा जिसमें आता है। पसंदीदा जगह सर जहां आपने पोस्टिंग पाई, ऐसा जगह पसंदीदा जहां आपने पोस्टिंग पाई? सबसे अच्छा जहां मुझे जहां आपको अच्छा लगा? वर्क फ्रीडम सीबीसी में ज्यादा था, केंद्रीय सतर्कता आयोग में। सीबीआई के ऊपर आप रहते हो और आप किसी के अंडर में नहीं रहते हो, तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। सर और कोई क्षेत्र में काम करना रिटायरमेंट के बाद, अवकाश पाने के बाद सर और कोई क्षेत्र? देखिए मेरा एक फिलॉसफी यही है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS ही रह जाते तो आज़ाद हिंद फौज नहीं बनता। जी जी। अगर अब्दुल कलाम जो है वो रह जाते जर्नलिज्म में, तो फिर शिक्षा मंत्री इतने आला दर्जे के लोग नहीं मिलते। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री करते रह जाते अफ्रीका में, तो फिर जो है आपका मूवमेंट नहीं आता है। सेम विद जवाहरलाल नेहरू। आप अपने जहाज को पहले जलाओ, जी जी, और जहाज जला के उसके बाद सोचो पुराने चीज़ों की कहाँ जाना है, और उस रास्ते पर चलोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ हासिल होगा, उससे समाज को फायदा होगा। क्योंकि आपको जब बनना था तो बन गए। अच्छा सर, किस तरह के बच्चों को कंपटीशन में जाना चाहिए? बच्चे को तो सभी को कंपटीशन में जाना चाहिए। मैं तो हर बच्चा मेरे से आता है तो मैं बोलता हूँ कि लेकिन सर जो बच्चा एवरेज बच्चा है, बहुत वीक है, क्या उसे कंपटीशन में समय देना चाहिए या प्रोफेशनल कोई कोर्स करना चाहिए? देखिए अगर 6ठी क्लास में है तो NTSC का एग्जाम लिखो, देखो तुम कितना नंबर लाते हो। अगर आप 10th क्लास में हो तब भी आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम हैं। आप नहीं हो तो आप 12th में हो तो आप एग्जाम सब लिखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अपना तैयारी करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको देना ही होगा, नहीं तो कैसे समाज समझेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, हाउ यू आर एकेडमिकली कॉम्पिटेंट और नॉट। अच्छा सर, लोग समझेंगे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अच्छे पैकेज में कुछ बीटेक करके, कुछ BCA MCA करके अच्छे पैकेज में, जैसे 70 लाख 80 लाख मैंने सुनने को देखा है, उस बच्चे को कंपटीशन तो नहीं गया। देखिए कौन क्या चाहता है, लाइफ अपना उनका होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी बच्चे को अपने आप को चेक करना चाहिए। व्यक्तित्व में वो सभी खूबियाँ होनी चाहिए। आपके गुलदस्ते में इतने सारे फूल और आपके सेंट होने चाहिए कि हर जगह से खुशबू आपको लोग बोले कि बड़ा अच्छा है। अब क्या है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो भाई आप 80 लाख का पैकेज में चले जाओ, चाहे 8 करोड़ के पैकेज में चले जाओ, व्हाट इज देयर इन इट फॉर द सोसाइटी? आपका है, आपके परिवार का, बस सोसाइटी को आप क्या दे रहे हो। लेकिन वही सोसाइटी में आओगे, यू कैन गिव इन, कुछ भी दे सकते हो, बहुत बड़ा दे सकते हो। तो ये आपको जरूरी है कि हाउ मच वर्थ यू आर फॉर द सोसाइटी, ये आपको आकलन हमेशा करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे आकर हम लोगों का हौसला बुलंद किया, और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।